चलिए तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जो है आप लोग को बीपीएससी के प्रश्नों से रूबरू करवाना, कैसे प्रश्न बीपीएससी पूछता रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे वीडियो से आपको दो तरह के फायदे हो सकते हैं। पहला चीज़, कौन कौन से प्रश्न अभी तक आ चुके हैं वो तो पता आपको चल ही जाएगा। दूसरी चीज़ कि कैसे प्रश्न पूछता है और आपको किन प्रश्नों को पढ़ना है, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए हम आपको डेली ऐसे ही लगभग 15 से 20 प्रश्न डेली आपको करवाने वाले हैं। हर दिन आपको मतलब 9 से 10 के बीच में, ठीक है, आपको एक वीडियो उपलब्ध रहेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रश्न रहेंगे, जिसमें 15 से 20 रहेंगे जो आपको सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना। और आपको इससे क्या सीख लेना है, क्या सीखना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रश्नों को सुनेंगे, कौन से प्रश्न आए हुए हैं अभी तक, और आप गौर ये चीज़ करेंगे इस पे कि प्रश्न का टाइप कैसा है और हमको किस क्षेत्र से पढ़ना है, समझे। देखिए बीपीएससी का कोई भी हो या कोई भी एग्ज़ाम का भी हो, किसी का भी क्वेश्चन बैंक देखने पर यही समझ में आता है कि उसका जो है पूछने का तरीका क्या रहा है, ठीक है ना, वह किन क्षेत्रों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, समझे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको स्पष्ट पता चलती है, उसके बाद ही आप सही से एक सही दिशा में तैयारी कर पाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपको ये समझा दें कि बीपीएससी प्री का ही ये सारे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न साल पूछे गए हैं, अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, और ये रिवीजन क्वेश्चन बैंक है, और ये जो है ज्योग्राफी का है, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी का है, यात्री की ये भूगोल के प्रश्न हैं। आपको सभी विषयों के बारी बारी से आपको कराते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग कौन सा है। बिहार का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो ये आप याद रखेंगे कि यह 56 से 59वीं बीपीएससी में पूछी गई थी, जो कि आपको याद होगा कि कटिहार बिहार का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है ना। कटिहार सबसे बिहार का जो है पूर्वी हिस्सा है। अगर वही बात करें कि बिहार का जो है उत्तरी और पश्चिमी, ठीक है ना, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण है। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि पश्चिमी चंपारण के बारे में आप कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, चूँकि पश्चिमी चंपारण के कुछ इतिहास है और कुछ भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए पश्चिमी चंपारण पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, यह 46वीं में पूछी गई थी। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, सबको पता है कि नेपाल है। अब भाई हमारे देश को छूता हुआ कौन सा है, एक नेपाल है, भूटान है, चीन है, ठीक है ना। तो बिहार से उत्तरी दिशा में, बिहार के उत्तरी दिशा में सटा हुआ जो देश है जिसकी सीमा बिहार से लगी हुई है वह है नेपाल की, ठीक है ना। अब इसके बाद से आप पूछ रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है, ये भी 46वीं पूछी हुई थी। बिहार का क्रम कहने का मतलब है कि हमारे जितने भी भारत देश के अंदर राज्य है, तो भौगोलिक दृष्टि से यूँ कह सके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये याद रखेंगे 13वां, ठीक है ना। कौन सा है, 13वां। उसके बाद बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की सीमा माने राज्यों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। ये आपको 43वीं पूछी गई है। यहाँ पे आप गौर करेंगे इस प्रश्न पे कि जब बिहार का बंटवारा झारखंड से नहीं हुआ था, झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था 2000 में, 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था, तो बिहार की सीमा से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब जो है बिहार की सीमा 4 राज्यों से लगी हुई थी, ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है बिहार की सीमा 3 राज्यों से सटी हुई है, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में जिलों की संख्या आपको सबको पता है कि भाई 38 जिले होते हैं। ये जो है एक मैंने प्रश्न इसलिए डाला कि आपको ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रहनी चाहिए, ताकि बिहार के किसी अन्य भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो बिहार में जिलों की संख्या आपको सबको पता है कि 38 है। यह बीएसएससी सीजीएल 2014 की जो
हुई थी एग्जाम, उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। एक जो है एक ऐसे शब्द आ रहे हैं कि किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप पश्चिमी चंपारण को ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना, चूँकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। भौगोलिक स्थितियों की बात की जाए, जंगलों की बात की जाए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे विभिन्नता पाई गई हैं। तो आप याद रखेंगे कि अगर उत्तर बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अगर उसमें भी अगर आप भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में पश्चिमी चंपारण को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो याद रखिए किस जिले में पिडमोंट, ठीक है ना, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो यह है पश्चिमी चंपारण की मिट्टी में, ठीक है ना, ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण की मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण की मिट्टी। उसके बाद से मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण कौन मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि बिहार में जो मुजफ्फरपुर है, दरभंगा और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में किस मिट्टी की जो है किस मिट्टी से आच्छादित क्षेत्र अधिक है, तो उसके बारे में आपको याद रहेगा कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये सभी क्षेत्र जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी की क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी होती हैं, ठीक है ना, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी हो गया। किस मिट्टी से अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो ये बता दें कि यहाँ पे है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में, ठीक है ना। लेकिन अब बात आता है कि बिहार में किस मिट्टी से अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इस मिट्टी का प्रकार जो है वह है कछारी मिट्टी, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कछारी मिट्टी, ठीक है ना। और आपके चूंकि मैं आपका ये रिवीजन करवा रहा हूँ तो ऑप्शन के हिसाब से मैंने इन सभी का नाम दिया है, जो ऑप्शन में रहे हुए हैं वो सारी हैं। ये 64वीं में पूछा गया था, और ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, वो 63वीं में पूछा हुआ था, ठीक है। अब बात आती है कि बिहार की वर्षा के बारे में। तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो ये 46वीं पूछा गया था। तो ये 100 से 120 के बीच में ही है और हमेशा से यही है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव की इतनी गुंजाइश नहीं है कि एकाएक बढ़ जाए एकाएक घट जाए, ठीक है ना। तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा की बात पूछी जाए, जो कि ये 46वीं में भी पूछा गया था, तो इसको हम जवाब देंगे कि ये वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेमी के बीच में है, ठीक है ना। अब बात आती है गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। ये आपको हाल ही 65वीं में पूछा गया था, ठीक है ना, कि गंगा के किनारे कितने जिले स्थित है, गंगा नदी के किनारे किनारे कितने जिलों का बसावट है, कौन कौन से जिले की सीमाएं गंगा के किनारे किनारे तक फैली हुई हैं। तो वैसे में यहाँ आती है 12, ठीक है ना। कितने जिलों की संख्या है, 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे किनारे जो है सटे हुए हैं, बसे हुए हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है, ठीक है ना। लंबी है का मतलब क्या है, मतलब सबसे लंबी सीमा गंगा नदी का किस जिले से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पटना ही है, ठीक है, पटना एकदम पटना के किनारे किनारे से पूरा बहा हुआ है, मतलब बहाव क्षेत्र है, ठीक है ना। और सबसे लंबी सीमा गंगा नदी पटना के साथ ही बनाती है, यानी बिहार में, सिर्फ बिहार की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक लंबी है, तो पटना जिले में, ठीक है। त्रिवेणी नहर, देखिए मैंने पहले ही आपसे शुरू से ही कह रहा हूं कि आप पश्चिमी चंपारण को ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि यहीं पे विभिन्नताएं हैं, यहीं पे प्रश्न ज़्यादा है। तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, यह 63वीं में भी पूछा था और 65वीं में भी पूछा था, ठीक है ना। तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो याद रखिएगा गंडक नदी में है, और गंडक नदी भारत नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, और जो है यह बिहार के गंडक नदी, ठीक है ना। गंडक, यहाँ पे नारायणी नाम आता है, नारायणी पूछा जाएगा तब भी पश्चिमी चंपारण के गंडक नदी से संबंधित है नारायणी। त्रिवेणी पूछा जाएगा, ये भी वही है, पश्चिमी चंपारण के गंडक से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद से किस नहर से बिहार का क्षेत्र सिंचाई माने सिंचाई होता है, किस नहर प्रणाली से, ठीक है ना, किस नहर प्रणाली से बिहार के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वह उनसे सिंचाई होती है, नहर प्रणाली से। तो नहरों की बात की जाए तो त्रिवेणी नहर जो है उसी से बिहार की सबसे अधिक क्षेत्रों का जो होता है वो सिंचाई होता है। वाल्मीकि नगर आप जब जाएंगे, या वाल्मीकि नगर का आप लोग अगर नाम सुने होंगे, तो वाल्मीकि नगर जो है वहीं जो है गंडक नदी से सटा हुआ बसा हुआ एक छोटा सा नगर है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 नहरें निकली हुई है, ठीक है ना। एक सब बड़ी है जो कि आपको मुजफ्फरपुर होते हुए जाती है और दूसरी छोटी छोटी है, ठीक है ना। तो वो पश्चिमी चंपारण तक ही सीमित है, तो इसको याद रखेंगे। बिहार व उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आप याद रखेंगे कि गंडक नदी ही बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर बहता है, ठीक है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर बहने वाला नदी जो है वह गंडक नदी है, और गंडक नदी की वजह से ही उनके सीमाओं का निर्धारण हुआ है। तो ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना जो है गंडक परियोजना है, ठीक है ना। गंडक नदी परियोजना है, उसी की दोनों की संयुक्त सिंचाई परियोजना। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए ये CDPO का है। किस नहर से बिहार का क्षेत्र सिंचाई होता है, ये 60-62 में पूछा हुआ था। और बिहार व उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना 48 से 52 में पूछा हुआ था। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सबको पता है कि अमरकंटक में है ना। तो अमरकंटक से होकर निकलती है सोन नदी। अब आपको बिहार का शोक, ठीक है ना, हालांकि ये पूछा नहीं गया था लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये कोसी नदी, सबको पता होना चाहिए। और आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं जो कि सिर्फ आप कमेंट में बताएंगे कि किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है, मतलब कि इनमें से किस क्षेत्र से होकर गंगा नदी नहीं बहती है वो बताना है। आपको बताना है कि क्या दरभंगा और मुंगेर से होकर नहीं बहती है, या बताना है कि पूर्णिया भागलपुर से होकर नहीं बहती है, या बताना है कि तिरहुत और सारण से होकर नहीं बहती है, या आपको बताना है कि कोसी और मगध के क्षेत्र में नहीं बहती है, ठीक है। तो आप इसका जवाब ABCD करके आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों का सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। प्री के प्रश्न जो भी हैं मैं आपको बताता रहूँगा, कुछ आगे कुछ पीछे की बातें भी बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी था, इसके बाद से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा हिस्ट्री का, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।